हेलो एंड वेलकम बैक अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा में। और आप देख रहे हैं कृषि प्राविधिक अधिकारी की सीरीज जो कि बहुत ही बेहतरीन है। उत्तर प्रदेश स्पेशल हो, कंप्यूटर हो, सॉइल साइंस हो, एग्रोनॉमी हो, तो सभी का हम जो है रोज़ आपको एक क्लास प्रोवाइड कराते हैं। आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, बेल आइकॉन दबा लें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। और चैनल को जो है लाइक अवश्य कर दें। चलिए शुरू करते हैं अपनी फिर दोबारा आपके सामने एक बेहतरीन क्लास। और आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। और ये इंट्रोडक्शन जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे ये अपना है मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान में सॉइल साइंस में इसकी प्रस्तावना प्रस्तावना से संबंधित, और यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। ठीक है, और ये लिखा हुआ है आपका सामान्य परिचय। चलिए बात करते हैं, फटाफट आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आप देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल साइंस। तो सॉइल साइंस का जनरल इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे, सारे चैप्टर आपको करा दिए जाएंगे 1 बाय 1। ठीक है, आप अपने नोट्स जैसे भी उचित लगे, अलग अलग नोट्स बनाना चाहते हैं उसमें एक साथ बनाना चाहते हैं, वैसे वैसे अलग अलग नोट्स बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। पृथ्वी विशाल ब्रह्मांड का सूक्ष्म ग्रह है जिसकी त्रिज्या 6378 किलोमीटर है। अब तक किए गए विभिन्न अध्ययनों में ज्ञात हुआ कि जो पृथ्वी है वो पूर्व में सूर्य का अंश थी। पूर्व में किसका अंश थी? सूर्य का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है और जिसमें गर्म लावा है, मैग्मा भरा था जो बाद में ठंडा होकर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया। भूवैज्ञानिकों के अनुसार, किसके अनुसार भैया? भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का निर्माण निम्नलिखित 3 मंडलों द्वारा होता है। ये आप देख पा रहे हैं। चलिए 3 मंडल कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए आप। चित्र बहुत बड़ा सुंदर सा चित्र है। सबसे ऊपर जो भाग है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन तत्व जो है 46.6% वहाँ पर O2 की मात्रा रहती है। तो इसे हम कहते हैं भूपर्पटी या क्रस्ट। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जिसे हम कहते हैं भूपर्पटी या क्रस्ट। और 0 से 100 किलोमीटर थिक, यानी कि जो आपकी थिक देख रहे हैं उसका जो लेंथ है, जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर लगभग। लिटोस्फीयर है क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेटल। ठीक है, फिर आप देखेंगे एटमॉस्फेयर है यहाँ का। ठीक है, फिर ये है नंबर 2 पे आप देखेंगे मेटल लिखा हुआ है, आउटकोर लिखा हुआ है और इनकोर लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल ये एक ट्रायंगल रूप में त्रिज्या के रूप में यहाँ पर इसका शेप है। नीचे लिखा हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, आंतरिक जो संरचना है वो अर्थ यानी कि भूमि की। 2 सर्किल लिखा हुआ है और ये आपका क्रस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्रस्ट। तो आप सर्किल में देख सकते हैं या आप देखेंगे इस प्रकार के, ये ट्रायंगल में आप देख पा रहे हैं तो इस प्रकार का आप ट्रायंगल भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और इस चित्र को समझते हैं बखूबी। और सबसे पहली बात जानते हैं कि आउटडोर जो है लगभग कितने किलोमीटर तक है। तो आप देखेंगे आउटडोर अपनी है 2900 किलोमीटर। कितने? 2900 किलोमीटर। क्लियर है? ये देखेंगे आप 2900 किलोमीटर, ये इस तरह से 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट आप बताएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कोर। क्या लिखा हुआ है? कोर। आप देखेंगे ये लिख रहा है आपका कोर, ये रहा। क्या लिखा हुआ है? कोर। ठीक है, तो भाई ये चित्र आप ध्यान से ज़रूर पढ़ें। सॉलिड लिखा हुआ है और टोटल जो है वो कितना लिखा हुआ है। तो सॉलिड आप देखेंगे टोटल लिखा हुआ है कितना? 6778 किलोमीटर। 6778 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहला आता है एटमॉस्फेयर, जिसे वायुमंडल कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी के भार का कितने %? तो 0.3% आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस पाई जाती है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म मात्रा में ओजोन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, नियोन एंड जीनोन नाम की गैसें भी पाई जाती हैं। क्लियर है? तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो दूसरा नंबर आता है जलमंडल। और संपूर्ण पृथ्वी के अंश का कितने % है? तो 6.91% जलमंडल पाया जाता है। जबकि पृथ्वी पर टोटल 71% वाटर है, बट यहाँ पर संपूर्ण पृथ्वी के अंश का परसेंटेज में जो है तो लगभग 6.91% यहाँ पर बताया गया है। आयतन के आधार पर दृश्य भूमि का 15 गुना जलमंडल है। कितने गुना है भैया? 15 गुना। ध्यान रखेंगे कितने गुना है ये? 15 गुना, 15 गुना। ठीक है, चलिए इस जल में लगभग कितने % लवण पाए जाते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी के कुल जल में लवणों का परसेंटेज कितना होगा? तो 3 से 4% तक यहाँ तक पाए जाते हैं। जबकि प्रमुख लवण जो है तो वो कौन सा है? तो वो आप देखेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl है। कौन सा है? NaCl। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो फटाफट आप बताइए।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो तीसरा पॉइंट अपना है थलमंडल, ठीक है, लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो भार के अनुसार पृथ्वी अंश का कितने परसेंट है, तो 93.06% थलमंडल के अंतर्गत आता है। इसकी मोटाई की बात करें, थिकनेस की बात करें तो थिकनेस होगी 5.35 किलोमीटर होती है, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद हम देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसके सबसे ऊपरी परत भू पपड़ी कहलाती है। द सोइल इज द कंजर्वेशन ऑफ ऑन द सोइल क्रस्ट ऑफ द अर्थ लैंड मस्ट। भू पपड़ी की सबसे ऊपरी परत या उभरी हुई परत क्या कहलाती है, सोइल कहलाती है। क्या कहलाती है, सोइल। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं मृदा विज्ञान का विकास, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सोइल साइंस। आदिकाल में मानव जंगल में रहकर फलों तथा शिकार किए गए जानवरों की मासी पूरी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें से हम जो अच्छी चीज़ें हैं वो इस बात को ध्यान रखना है। सबसे अच्छी चीज़ की बात करें तो ये है, सर्वप्रथम मानव द्वारा झूम खेती पद्धति अपनाई गई थी। झूम खेती पद्धति अपनाई गई थी। ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम मानव ने मृदा में कौन सी खेती प्रचलित थी या कौन सी खेती की, तो आंसर होगा झूम खेती, जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। शिफ्टिंग झूम, ठीक है, झूमिंग, कई नाम इसके हैं। क्लियर है। चलिए पहला पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर, ये रहा झूम खेती जिसे शिफ्टिंग कर। मानव जहाँ रहते थे उसके निकट के जंगलों को काटकर साफ करके 2-3 वर्षों तक लगातार खेती की जाती थी। ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि प्राचीन ग्रीस, रोम, मिस्र, चीन तथा भारत इत्यादि देशों के निवासी मृदा के महत्व तथा इसकी उत्पादन शक्ति के विषय में जानते थे, ठीक है भाई। चलिए आप देखिए, सबसे उत्तम और सबसे महत्वपूर्ण, इसे आपको जरूर याद रखना है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा और इसे आप कहीं भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो एक एक पॉइंट को हमें यहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए पहला बिंदु, 1300 ईस्वी पूर्व पाराशर ऋषि द्वारा लिखित कृषि संग्रह में, ध्यान रखें, कृषि संग्रह में गाय के गोबर को खेत में खाद के रूप में प्रयोग करने का विवरण दिया गया था। दूसरा, 1340 रोमन साहित्य का संकलन जो कृषि के विषय में दिया गया था, ठीक है भाई। तीसरा, 1563 पैलिसी ने देखा कि खेत में गोबर की खाद डालने पर पौधों ने उसका शोषण किया, जिसके परिणाम पौधों पर दृश्य हुए। ये किसने कहा स्टेटमेंट, ध्यान रखें, 1563 ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो और ये है पैलिसी। उसके बाद आता 1577 से 1644 के मध्य वान हेलमोंटन या बाल हेलमोंटन नामक वैज्ञानिक द्वारा सर्वप्रथम पौधों के लिए जल को परम आवश्यक बताया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो आप इस प्रश्न को जरूर याद रखें, जरूर जरूर जरूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है 1624 व 1668 लवण एवं वनस्पति सिद्धांत के विकास के विषय में J.R. ग्लाउबर, क्या नाम है, J.R. ग्लाउबर, कब 1624 में 1668 के बीच क्या सिद्धांत दिया, लवण एवं वनस्पति सिद्धांत इन्होंने दिया था। बहुत ही उम्दा है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट 1700 सन 1700 की। जॉन वुडवर्थ ने पादप पोषण में ह्यूमस सिद्धांत का विकास किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि ह्यूमस सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो जॉन वुडवर्थ है 1700 में। और बताया कि पौधों के लिए कार्बनिक पदार्थ का विशेष महत्व है। J.C. वेरेलियस द्वारा ह्यूमस को पौधों का प्रमुख भोजन कहा गया। एक एक पॉइंट बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। दूसरा है 1779 इंगास हाउस ने देखा कि पौधे दिन में वायु को शुद्ध तथा रात्रि में प्रदूषित करते हैं। CO2 O2 का जो एक्सचेंज है वही किसने बताया, इंगास हाउस ने बताया 1779 में। 1804 में डी सयासर के अनुसार पौधों का विकास विभिन्न पोषक तत्वों पर निर्भर करता है जो पौधों को मृदा से प्राप्त होते हैं। इनमें नाइट्रोजन तथा राख भी शामिल थे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 1809-1810 में ह्यूमिक सिद्धांत का प्रतिपादन एक बार फिर से एल्विच द्वारा किया गया। किसके द्वारा, एल्विच द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसे याद रखना है, मैं फिर कह रहा हूँ।
बहुत अच्छा वाला प्रश्न है, आपको इसे याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी ब्लॉक किया। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 1837 में स्प्रेंगल ने मृदा को एक प्राकृतिक पिंड नेचुरल बॉडी कहा। 1830 में जेबी बाउन सिंगाल्ट द्वारा नाइट्रोजन स्वांगीकरण का अध्ययन किया गया। 1840 में वैज्ञानिक लिविंग ने बताया कि पौधे मृदा से जल के साथ अन्य तत्व भी ग्रहण करते हैं, भोजन निर्माण के लिए आवश्यक है। एक एक पॉइंट, एक एक जो चीज़ है बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो इसको आप बखूबी ध्यान रखें, क्योंकि आपको पता है कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीज़ मैं आपको क्वालिटी में प्रोवाइड कराता हूँ। यही खासियत है द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा यूट्यूब चैनल की, कि स्लाइड बहुत छोटी होगी, 10-12 मिनट 13 मिनट की, लेकिन चीज़ें आपको सटीक और अच्छी दी जाएंगी, आप चिंता ना करें। ठीक है, अगला पॉइंट है ये वाला। जस्टिस बॉर्न लिविंग ने ह्यूमस सिद्धांत को ऐसे सिद्ध कर वायुमंडल को कार्बन का स्रोत का, साथ ही अल्पता के सिद्धांत का प्रतिपादन कर बताया कि पौधे CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों को वायु तथा जल से PKS फास्फोरस, ठीक है, पोटास और सल्फर को मृदा से प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन को अमोनिया NH3 से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1843 में डॉक्टर JS गिलबर्ट ने लिविंग के कार्यों का समर्थन कर अन्य प्रभावी सिद्धांत बताए। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सारी की सारी स्लाइड है, जहाँ भी आपको कोई दिक्कत आए आप वीडियो को रोक करके वहाँ पर चीज़ों को पढ़ के ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे बेहतरीन जो है वो मृदा विज्ञान के विकास का संक्षिप्त वर्णन है। ठीक है भाई, तो कैसा लगा? बची हुई चीज़ें जो हैं वो आपको कराई जाएंगी नेक्स्ट पार्ट में। सारे पॉइंट एकदम से जल्दी आप भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ा है 1843 43 डॉक्टर जे एस गिलबर्ट ने लिविंग के कार्य सिद्धांतों को क्या किया? समर्थन दिया, प्रभावी सिद्धांत बताए। ठीक है, तो आप बताएंगे कमेंट करके कि ये जो आपकी सीरीज़ है भाई, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कैसी लग रही हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक फिर दोबारा नए बेहतरीन चैप्टर में, जो कि इसका शेष भाग है। तो आप ज़रूर पढ़ें भाई, जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, और जितना फ़ायदा होगा उतना ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा आनंद आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।